नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आई एस बिजनेस अकेडमी में। और ज्योग्राफी में आज हम लोग जो है पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है वो आपका अफवाह तंत्र जो हमारा स्टार्ट हो गया था, तो हम लोगों ने जो है गंगा नदी के जो अफवाह तंत्र है वो हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है ब्रह्मपुत्र जो नदी है हमारी, इसका जो अफवाह तंत्र है, इससे जो जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि तिब्बत में जो है तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली, देखिए तिब्बत में आपकी ब्रह्मपुत्र हो गई, इरावदी और मेकांग नदियाँ, ये तीनों कहाँ से निकलती हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तिब्बत से। तो तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियाँ अपने ऊपरी पार्टों में यानी कि ऊपरी क्षेत्रों में जब आप देखेंगे तो संकीर्ण संकीर्ण यानी कि पतली धारा आपको मिलेगी और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर बहती हैं। तो पर्वत की जो श्रेणियां हैं उनके समानांतर ये प्रवाहित होती हैं या फिर बहती हैं। और इन नदियों में जो अब हम लोग बात करेंगे ब्रह्मपुत्र, इन नदियों में ब्रह्मपुत्र जो है भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। तो अगर आप लोग इस तरीके से, थोड़ा सा मैं आपको मैप इस तरीके से थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा बेहतर तो नहीं लेकिन चलिए। देखिए ये आपका हो गया इंडिया का मैप, ये जो ऊपर वाला इलाका है। तो कहा जाता है कि यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं तो इस तरीके से यहाँ पे वो पर्वत, यहाँ पे ये आपके जो पर्वत हैं यहाँ से होकर जाती हैं। तो इस तरीके से जब वो बहती हुई आती है तो यहाँ पर आने के बाद मान लीजिए कि ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे एक यू टर्न लेके बिल्कुल यू टर्न बना के यहाँ पे घुस जाती है। कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश होकर असम में घुसती है। तो ये जो यू टर्न लिया है इसकी यहाँ पर बात हो गई, कर रहे थे कि यह यू टर्न बनता है किस कारण बनता है। तो ये जो है भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्षसंगीय नमन के कारण। तो वहाँ पर हिमालय की संरचना इस तरीके की है कि जिसकी वजह से जो है वहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो एक यू टर्न की तरह जो है बहने लगती है। अगला देखते हैं कि भारत में यारलुंग जांगबो नदी को जाना जाता है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का एक अन्य नाम है यारलुंग जांगबो, तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। तिब्बत में मानसरोवर झील, कौन सी झील है? तिब्बत में है मानसरोवर झील। कहाँ पड़ती है? तिब्बत में। जिस नदी का स्रोत है, तो मानसरोवर से कौन कौन सी निकलती हैं आपकी? देखिए ब्रह्मपुत्र निकलती है, सतलज और सिंधु, ये तीनों ही नदियाँ आपकी निकलती हैं मानसरोवर झील से यानी कि तिब्बत से। आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि बराक, लोहित, सुबनसिरी में से अरुणाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? देखिए आपकी लोहित और सुबनसिरी जो है ये आपकी अरुणाचल प्रदेश से बहती है। बराक आपकी बहती है कहाँ से? ये आपकी बहती है मणिपुर से। और ये क्या है? ये जो नदियां हैं ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। आगे देखेंगे मानस नदी, मानस नदी की बात हो रही है, तो ये सहायक नदी किसकी है? ये आपकी है ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जानी जाती है, तो तिब्बत में इसको बोला जाता है सांगपो या फिर सापू नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र अगर हम देखेंगे तो ये तिब्बत में भी बहती है, बांग्लादेश और भारत में ये बहती है। और अब तिब्बत कहीं ना कहीं चाइना का पार्ट है, तो चाइना वाले तो यही कहते हैं कि ये जो है क्षेत्र हमारा, हमें बिलोंग करता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये चाइना में भी एक तरीके से बहती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है या फिर नदियां हैं तो कौन कौन सी हैं? आपकी दिबांग, कामेंग और लोहित नदियां जो हैं ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, ब्यास एवं तापी में से वह नदी जिनका उद्गम स्रोत या फिर उद्गम बिंदु लगभग एक ही है। तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु जो है इनका अभी हम लोगों ने ऊपर चर्चा की थी कि ये कहाँ से निकलती हैं, तो ये तिब्बत से निकलती हैं। कहाँ से? मानसरोवर झील से। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बात की गई थी कि इस नदी की उत्पत्ति सिक्किम में, कहाँ पर? सिक्किम में होती है और ये तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। तो ये बात हो रही थी रंगित नदी की, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा रंगित नदी जो है वो तीस्ता नदी की सहायक नदी है और इसकी उत्पत्ति कहाँ पर होती है? ये सिक्किम से बहती है। अब हम लोग जो है दक्षिण भारत की नदियों पे आ जाते हैं। तो दक्षिण भारत की नदियों से पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि कथन दिया हुआ है कि पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। पश्चिमी घाट की नदियाँ जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि जब वो पश्चिम में गिरती हैं तो कहीं ना कहीं वो ऊंचाई से गिरती हैं। जब जब कोई नदी ऊंचाई से गिरकर समुद्र में मिलती है तो वहाँ पर डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। और जहाँ पर ऊंचाई से ना गिर के आप देखें कि जहाँ पर उनका जो समुद्र में मिलती है, अगर वो इलाका मैदानी है, ऊंचाई भरा नहीं है, तो वहीं पर आपका डेल्टा बन सकता है। अगर ऊंचाई से नदियाँ गिरेंगी तो वहाँ पे बनेगी एस्चुरी, ना कि डेल्टा। अब यहाँ पे इन लोगों ने कारण क्या दिया गया था कि वे छोटे मार्ग से
तीव्र गति से कड़ी कड़ी या फिर कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। तो वही है कि चट्टानों के ऊपर से जो है एकदम से नीचे गिरती हैं, तो इस वजह से वहाँ पर डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। तो दोनों ही कथन और कारण सही है और व्याख्या भी सही हो रही है। अगला देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो आप देखेंगे कि जो प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं, बस एक दो को अपवाद स्वरूप अगर आप छोड़ दें तो कहीं ना कहीं तो सभी बाकी जो नदियाँ हैं वो गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। परंतु नर्मदा तथा तापी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। देखिए वही अपवाद मैंने कहा था, तो वही अपवाद आपको नर्मदा और तापी मिल जाएंगे, तो ये गिरती हैं आपकी अरब सागर में। अच्छा, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न इन्होंने ये दिया कि नर्मदा और जो आपकी तापी नदियाँ ये विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तो अब ये नदियाँ जो हैं विभ्रंश घाटी में, आप एक मैं एग्जांपल, ज़्यादा बेहतर तो नहीं है लेकिन आप इसको समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक कोई, जैसे हम लोगों की जो नाली नुमा संरचना होती है उसको अगर आप बड़ी नाली उसको कन्वर्ट कर लें तो उसको बोलते हैं विभ्रंश घाटी। एक बड़ा सा नाला जो कि काफ़ी बड़ा होता है। अगर नाली, मान लीजिए हम लोग नाली का एग्जांपल लें तो नाली में अगर पानी हम लोग डालेंगे तो जिस तरफ को ढाल कम होगा उसी तरफ जो है वो बहेगी। तो ये जो है समझ लीजिए कि नाली एग्जांपल नहीं है, लेकिन आप जो है समझने के लिए आपके लिए है कि नाली में बहती हैं नर्मदा और तापी नदियाँ, इस वजह से ही ये अरब सागर में गिरती हैं। तो दोनों ही बातें यहाँ पर सही हैं और यहाँ पर व्याख्या भी सही हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है। हाँ बिल्कुल बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय नदियाँ या फिर बड़ी नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं। क्योंकि यह जो है एक रेखीय विभ्रंश वही है, रिफ्ट घाटी में होकर बहती है। यह बिंद और सतपुड़ा के बीच में भी बहती है। तो आप देखेंगे तो आपकी बिंद पर्वत और सतपुड़ा पर्वत इन दोनों के बीच से बहती है कौन सी नदी? नर्मदा नदी। ये भी आप याद रखिएगा। नर्मदा घाटी जिन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बहती है कौन सी? आपकी बिंद और सतपुड़ा के बीच में। और यहाँ पे उत्तर में आपका सतपुड़ा पड़ेगा और दक्षिण में उत्तर में बिंद पड़ेगा और दक्षिण में पड़ता है सतपुड़ा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कथन दिया हुआ है कि नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। तो क्या करती है? नहीं करती है, क्योंकि पश्चिम में ये प्रवाहित होती है और पश्चिम वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। कारण यहाँ पे दिया, यह एक विभ्रंश घाटी में होकर बहती है या फिर भ्रंश घाटी में बहती है। तो यहाँ पे आप ये तो ठीक है, सेकंड वाला स्टेटमेंट तो ठीक है और पहला गलत हो जाएगा। तो ए गलत है, परंतु आर यहाँ पर सही दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो नर्मदा और ताप्ती जो नदियाँ ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। कृष्णा, गोदावरी, तापी एवं कावेरी नदियों में से वह नदी जो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तो इनमें से जो आपकी तापी या फिर इसको ताप्ती भी बोलते हैं, तो दोनों ही नाम सेम है, सिमिलर हैं। तो ये जो है आपकी विभ्रंश घाटी या फिर भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजनांदगांव, रायपुर, बस्तर एवं कोरबा जनपदों में से नर्मदा बेसिन का भाग है। तो नर्मदा बेसिन का भाग कौन सा है? राजनांदगांव जो है पड़ता है नर्मदा के बेसिन में। अमरकंटक से उद्गम होता है। देखो जो नर्मदा नदी है ये कहाँ से निकलती है? ये आपकी निकलती है अमरकंटक पर्वत चोटी से। नर्मदा घाटी उदाहरण है किसका? भ्रंश घाटी का। कई बार हम लोगों ने देख चुके हैं। रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नर्मदा। पश्चिम वाहिनी नदियों में दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहने वाली नदियाँ, तो आपकी नर्मदा और तापी ये जो नदियाँ हैं ये पर्वत श्रेणियों के मध्य से होकर बहती हैं। और आपकी अगला देखते हैं कि तवा सहायक नदी है किसकी? नर्मदा नदी की। तो नर्मदा नदी की सहायक नदी भी आपसे पूछी जाती है एग्जाम में, तो तवा आप देख लेंगे, ये जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी है। गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा महानदी में से जो है अरब सागर में गिरने वाली, तो कौन सी है? आपकी ताप्ती हो गई पश्चिमी घाट की, वहाँ की आपकी जो गोदावरी हो गई, कृष्णा महानदी ये आपकी कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वह नदी जो 3 बार जो है 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है, 3 बार 2 धाराओं में विभक्त होती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती हैं। तो पहले विभाजित होती हैं और आगे जाके पुनः एक ही धारा बन जाती है। तो इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण हुआ है। तो जो धारा के बीच में जो प्लेस हो जाता है, बच जाता है, जो स्थल मंडल बचता है, तो वो कहीं ना कहीं द्वीपों का उससे निर्माण होगा, उनको हम लोग द्वीप बोलेंगे। तो ये जो है किस नदी के बारे में चर्चा हो रही है? ये हो रही है कावेरी नदी ऐसा करती है। कावेरी नदी का उद्गम क्या है? ये आपका ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं, कहाँ पर पड़ती हैं? कर्नाटक में।
आगे बात करें, कावेरी नदी जिन राज्यों या फिर संघ से होकर गुजरती है, तो कहाँ कहाँ से गुजरती है? आपकी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी से होकर बहती है। दक्षिण की गंगा कहा जाता है किसको? कावेरी को। कृष्णा नदी जल विवाद है, किनके किनके मध्य में है? हम लोग देखते हैं कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य में कृष्णा नदी को लेकर विवाद है, जो इसके जल के बंटवारे को लेकर हुआ है। गोदावरी, कावेरी, ताप्ती महानदी में से वह नदी जो एस्चुरी बनाती है, तो जो पश्चिम में गिरती है पश्चिमी घाट पर, वो एस्चुरी बनाएगी। मैंने पहले ही आपको बताया। तो आपकी पश्चिमी घाट पे कौन सी गिरती है? ताप्ती नदी। गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती नदियों में लंबाई में, देखिए यहाँ पर अवरोही क्रम में लगाना है आपको। तो सबसे आपकी लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की अगर बात की जाए तो सबसे लंबी नदी है आपकी गोदावरी, सेकंड लार्जेस्ट आपकी नर्मदा, थर्ड लार्जेस्ट आपकी पड़ेगी महानदी, उसके बाद में नंबर आएगा ताप्ती का। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण, देखिए किस तरीके से क्वेश्चन जब आप पढ़ना ज्योग्राफी, मैं तो कहूँगा, मैं तो आपसे बार बार कहता हूँ कि आप एटलस लेके या फिर मैप लेके साथ में बैठिए, तो चीज़ें देखिए कितनी आसानी से आपको ज्योग्राफी समझ में आएगी। तो इस तरीके से देखिए, अब मान लीजिए इस तरीके से सीरियल किसी भी तरीके से उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, इस तरीके से नदियाँ जब मिलाने को आती हैं, अगर आपने मैप नहीं देखा है तो याद करने में तो बहुत दिक्कत होती है। इस तरीके से याद तो चीज़ें नहीं होंगी जब तक आप उसको मैप में नहीं देखेंगे। तो इनका क्रम लगाना है हम लोगों को उत्तर से दक्षिण की ओर। तो सबसे उत्तर में आप अगर देखेंगे तो पड़ेगी सुवर्णरेखा, उसके जो है साउथ में पड़ेगी महानदी, उसके साउथ में आपको पड़ेगी गोदावरी, और फिर इसी तरीके से आप साउथ में जाते जाएंगे तो कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, और सबसे साउथ में पड़ेगी वेंगई नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गोदावरी, तापी, कावेरी एवं कवाम में से पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। तो तापी जो नदी है पश्चिमी घाट में गिरती है, तो इसलिए बेसिक सी बात है कि पश्चिमी घाट से तो नहीं निकलती होगी। लंबाई के दृष्टिकोण से नदियों का घटता क्रम हम लोग देखते हैं। तो सबसे लंबी नदी से आरंभ करके सबसे छोटी तक यहाँ पर इन्होंने बताया भी है, जाना है तो सबसे लंबी कौन सी है? गोदावरी। उसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या होता है कि क्वेश्चन के हिसाब से नदियाँ दी हैं, तो उन्हीं के हिसाब से हम लोगों को मिलाना रहता है। ऐसा नहीं है कि गोदावरी के बाद में नर्मदा या फिर किसी और का। तो इस तरीके से क्या होता है कि अब ऑप्शन में जो नदियाँ दी गई हैं उन्हीं नदियों का सीरियल हम लोग मिलाएंगे। ऐसा नहीं, कभी कभी क्या होता है कि बीच से नदियाँ गायब हो गई हैं, तो बीच वाली जो लंबी कुछ नदियाँ होंगी तो वो हटा भी देते हैं। तो आपको जो नदियाँ दी गई हैं उनके हिसाब से ही आपको सीरियल लगाना होता है। तो सबसे बड़ी यहाँ पर है गोदावरी, उसके बाद में आता है कृष्णा का, और उसके बाद में आएगा नर्मदा, फिर आएगा महानदी का नंबर। अब हम लोग ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, क्वेश्चन में दी गई थी स्टेटमेंट वाइज, और वहाँ पे आपको जो है आपको टिक करना था कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो हम लोग देख लेते हैं कि जो महानदी का उद्भव है वो छत्तीसगढ़ के पठार से होता है। कहाँ से महानदी निकलती है? छत्तीसगढ़ के पठार से। गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र में होता है। ताप्ती नदी का उद्भव मध्य प्रदेश में होता है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक में होता है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, जो हम लोग देख चुके हैं। अगला देखते हैं कि तेल नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये आपकी पड़ती है महानदी की सहायक नदी। वह नदी जिसकी घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है। तो चंबल जो नदी है, इसकी जो घाटी है वो आपको खड्ड भूमि के लिए जानी जाती है। दक्षिण भारत की नदियों का प्रमुख अफवाह तंत्र किस तरीके का है? देखिए जो अफवाह तंत्र होता है, जो स्ट्रक्चर बना होता है, वो आपसे पूछ लिया जाता है कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का है। तो दक्षिण भारत की नदियों का आप देखेंगे तो उनका आपको मिलेगा वृक्षनुमा। सोन, नर्मदा, महानदी नदियां जो है निकलती हैं कहाँ से? अमरकंटक से। नर्मदा, तापी, मांडवी एवं महानदी में से वह नदी जो एस्चुरी नहीं बनाती है। तो जो बंगाल की खाड़ी में नदियां गिरती हैं वो एस्चुरी नहीं बनाती हैं। तो आपकी जो महानदी है ये एस्चुरी नहीं बनाएगी, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है, तो कौन सी? तो ओडिशा के तट के बाद में ही समुद्र से मिलेगी जो नदी वो बनाएगी। तो इस तरीके से आप देख लेंगे कि महानदी जो है ओडिशा के तट पर डेल्टा बनाती है, यानी कि कहीं ना कहीं ये ओडिशा से होकर बहती भी है। तो इस तरीके से भी आप चीज़ों को जब देखेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी। अगला देखते हैं कि साबरमती, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी में से वह नदियाँ जिनके घाटों में जल का अभाव है। तो आपको साबरमती और ताप्ती के घाटों पर जल का अभाव मिल जाएगा। बाकी कृष्णा, कावेरी ये नदियां जो हैं इनमें कहीं ना कहीं पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध रहता है। अगला देखते हैं कि वह स्थान जहां से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है। दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिल जाती है, और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। तो अमरकंटक की जो चोटी है यहाँ से निकलती हैं दो नदियाँ,
उसी के बारे में ये चर्चा हो रही थी। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, केरल में जो है, केरल से आप जाएंगे पूर्व की ओर तो कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, तो आपकी पाम्बार, भवानी और कबानी नदियाँ। आगे बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, तो आपको मिल जाएंगी नर्मदा, ताप्ती और माही। आगे देखते हैं कि नर्मदा, महानदी, गोदावरी एवं कृष्णा नदियों में से सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है, तो वही आप इस तरीके से कि बेसिन किसका है सबसे बड़ा, तो यही पूछा गया था। तो गोदावरी नदी का बेसिन सबसे बड़ा है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये आपकी गोदावरी नदी है। वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता एवं पेन्ना नदियों में से गोदावरी की सहायक नदियां हैं, तो इंद्रावती और जो प्राणहिता नदी है ये आपकी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका है, गोदावरी बेसिन का। तो और सबसे बड़ा कौन सा है, पहले नंबर पे किसका नाम आता है, तो आता है गंगा का। अगला मैचिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कौन सी निकलती है, आपकी कावेरी नदी। वेरीनाग सोता यानी कि झरने से, वेरीनाग जो झरना है वहाँ से कौन सी निकलती है, झेलम नदी। महाबलेश्वर से आपकी निकलती है कृष्णा, और छोटा नागपुर के पठार से निकलती है आपकी सुवर्ण रेखा। अब हम लोग जो है एक लास्ट क्वेश्चन इसमें दक्षिण भारत की नदियों से रह गया कि नर्मदा, सोन, चंबल तथा ताप्ती नदी घाटियों में से गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है। रिपीटेड क्वेश्चन अभी हम लोग ऊपर भी देखा था, चंबल नदी के बारे में ये चर्चा हो रही है। अब हम लोग जो अन्य नदियाँ देख लेते हैं जो कि कहीं ना कहीं छूट चुकी हैं हम लोगों से। तो देखते हैं, पहले बात करते हैं कि हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी कौन सी है, तो ये आपकी है सतलज नदी। अगर आप सतलज नदी का उद्गम स्थल देखेंगे तो आपका पड़ेगा मानसरोवर, और इसकी जो बहाव आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जितने भी आपको पर्वत श्रेणियाँ हैं ये सभी को काटती हुई आ जाती है। कहाँ पर, आपकी पाकिस्तान में जाने के बाद में गिर जाती है, कहाँ पर, अरब सागर में। तो ये सभी हिमालय की जितनी भी श्रेणियाँ हैं उन सभी को काटती है, बल्कि सिंधु भी मानसरोवर से ही निकलती है, लेकिन ये सभी श्रेणियों को नहीं काटती है, ये ऊपर जम्मू कश्मीर से होकर निकल जाती है। लेकिन जब ये सतलज है ये आपकी सभी श्रेणियों को काटती है। दूधगंगा नदी अवस्थित है, ये कहाँ पर, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और महाराष्ट्र तथा महाराष्ट्र में स्थित है। अब देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो जाना कि कहाँ जम्मू कश्मीर है, कहाँ उत्तराखंड, कहाँ महाराष्ट्र। तो यहाँ पे दूधगंगा जो नदी है यहाँ महाराष्ट्र वाली अलग है और जम्मू कश्मीर उत्तराखंड वाली ये अलग है नदियाँ, दो नदियों की बात हो रही है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की हम लोग चर्चा करें तो बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी गिरती है, गंगा हो गई आपकी, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, सुवर्ण रेखा और ब्राह्मणी नदी, ये सब आपकी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ देखते हैं तो आपकी पड़ती हैं कोयना हो गई, यरला, डीना, वर्णा, घाट प्रवाह आदि नदियाँ जो हैं कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। हगरी सहायक नदी है किसकी, तो हगरी पड़ती है आपकी तुंगभद्रा नदी की। उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर नदियों का सही अनुक्रम हम लोगों को लगाना है, तो सबसे उत्तर में आपकी पड़ेगी किशनगंगा, फिर गंगा का नंबर आएगा, उसके साउथ में वेनगंगा और सबसे साउथ में ऑप्शन के हिसाब से आपको मिलेगी पेनगंगा। आगे हम लोग बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, तो आपकी ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज और यमुना नदियां जो है ये हिमाचल प्रदेश से होकर प्रवाहित होती हैं। मैप यहाँ पर दिया हुआ है और लोकेशन की जो है स्थिति के अनुसार उनकी नदियों को आपको पहचानना। तो जो पहला नंबर है यहाँ से देखिए ये ऊपर नेपाल दिया हुआ है, ये आपका नेपाल का बॉर्डर यहाँ पर दिया हुआ है। और उसके बाद में बताना था यहाँ पे, अब मान लीजिए ये जो पहला जो दिया हुआ है यहाँ से पूछा गया था कि ये जो पहला जो है यहाँ पर कौन सी नदी आपको मिलेगी, तो यहाँ पे मिल जाएगी गंडक। सेकंड नंबर पे आपको मिलेगी यहाँ से बहती हुई आएगी ये लंबी नदी गंगा नदी, दूसरे नंबर पर गंगा नदी। अगर आप तीसरे नंबर की बात करेंगे तो गोमती का नंबर आएगा और चौथे नंबर पर आपकी आएगी घाघरा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दामोदर नदी से निकाली गई नहर है, तो एडन नहर कहाँ से निकाली गई है, दामोदर नदी से। हुगली की जो है दामोदर नदी सहायक नदी है किसकी, हुगली की। गोमती, पेरियार, दामोदर एवं महानदियों में से दामोदर नदी निकलती है कहाँ से, ये आपकी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदी जिसमें निम्नावलन डाउन रैपिंग जो है के कारण विभ्रंश घाटी, रिफ्ट घाटी में बहती है। तो देखिए आपकी दामोदर नदी जो है ये भी रिफ्ट घाटी में यानी विभ्रंश घाटी में बहती है, किसकी तरह, नर्मदा नदी की तरह। आगे हम लोग बात करेंगे गोमती, पेरियार, दामोदर एवं महानदियों में से जो है भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। तो इन नदियों में अगर आप बात करेंगे तो दामोदर इनमें सबसे ज़्यादा प्रदूषित आपको दिखेगी।
ताप्ती, कृष्णा, लूनी तथा नर्मदा में भूमि बंधित नदी है। तो आपकी भूमि बंधित कौन सी नदी है? ये आपकी लूनी नदी। भूमि बंधित का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना सा है कि कौन सी वो नदी है जो किसी मान लीजिए समुद्र में नहीं मिलती, कहीं ना कहीं ये भूमि में ही समाप्त हो जाती है, जो है समुद्र में नहीं मिल पाती है, ना ही एस्चुरी बनाती है, ना ही डेल्टा बनाती है, कहीं ना कहीं भूमि में ही समाप्त हो जाती है, लैंड पे ही। तो ये एग्जांपल है लूनी नदी का। लूनी नदी के संदर्भ में सही कथन है। तो ये कच्छ के रण की जो है दलदली भूमि में ही लुप्त हो जाती है, ना कि किसी समुद्र में मिलती है। माही, घग्गर, नर्मदा एवं कृष्णा नदियों में से अंतः स्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। तो कौन सी नदी की बात हो रही है? तो ये आपकी बात हो रही है घग्गर नदी की। सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? तो जो अपना जो रूट है इसको सबसे ज़्यादा जो है चेंजेस कौन सी नदी लाती है? तो आपकी कोसी नदी। इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है, तो वो किसका है? बंगाल की खाड़ी। वह नदी जिसका स्रोत हिमनदों में से नहीं है, यानी कि ग्लेशियर से नहीं निकलती। तो कोसी नदी आपकी ग्लेशियर से नहीं निकलती। त्रिवेणी नहर में पानी आता है कहाँ से? गंडक नदी से। बिहार की वह नदी जिसने जो है 2008 में अपना मार्ग परिवर्तित किया एवं आपदा की स्थिति उत्पन्न की, तो कोसी नदी। बिहार का शोक भी इसको कहा जाता है। आगे देखेंगे कि भारत की नदियों इसमें कौन कौन सी? स्पीति, सतलज, श्योक तथा जास्कर में उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई नदियों का सही क्रम हम लोगों ने देखा ना, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो सबसे उत्तर में इसमें आपको मिलेगी श्योक, उसके दक्षिण में मिलेगी जास्कर, जास्कर से दक्षिण में मिलेगी आपको स्पीति, और इन नदियों में सबसे दक्षिण में मिलेगी आपको सतलज नदी। संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला, दुमका का जो हिजला मेला है ये आयोजित किया जाता है कौन सी नदी पर? ये मयूराक्षी नदी पर लगता है। दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजनाओं के संबंध में जो है समझौते की स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो राज्यों और नदियों के नाम कौन कौन से हैं? तो राज्य के नाम देखेंगे तो आपका यूपी और एमपी, नदियां हैं आपकी केन और बेतवा। आगे बढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों ने संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की है। तो राजघाट नदी घाटी परियोजना आपकी बेतवा नदी पर पड़ती है। आगे अब हम लोग बढ़ेंगे तो कथन दिया हुआ है कि काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। तो जो है आपकी दक्षिण, तो यहाँ पे ये तो गलत दिया है। अच्छा, सेकंड वाला हम लोग देखते हैं कारण क्या दिया है कि दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है, पश्चिमी किनारों पर जो है उच्चता पर है। तो हाँ, ये तो बिल्कुल बात सही है, क्योंकि जो है आपका जो पश्चिम वाला जो पश्चिमी घाट आप देखेंगे तो उसका ढाल जब आप देखेंगे तो वो पूरब की ओर है, इसलिए वो जो है उच्चता पर स्थित है। हाँ, तो यहाँ पर आपका ए गलत हो गया और आर सही हो गया स्टेटमेंट। अगला देखते हैं कि भारत में विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। तो कहाँ बनाया जा रहा है? ये आपका चिनाब नदी पर। महात्मा गांधी सेतु स्थित है कहाँ पर? बिहार में। ब्यास, रावी, चिनाब, सतलज में से वह नदी जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो सतलज का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, ये आपके तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर झील से। कपिली जिसकी सहायक नदी है, कपिली किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्रा की। अगला मैचिंग का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? मंजरा। कृष्णा की है भीमा, ब्रह्मपुत्रा की है तीस्ता, गोदावरी की इंद्रावती, और यमुना की पड़ेगी आपकी चंबल और केन नदियाँ। आगे बढ़ते हैं, क्षिप्रा, काली, सिंध, बेतवा एवं पार्वती नदियों में से वह नदी जो चंबल में नहीं मिलती है। तो चंबल नदी में कौन कौन सी नहीं मिलती? इनमें से कौन सी नहीं मिलती? तो जो बेतवा नदी है ये आपकी चंबल नदी में नहीं मिलती है। आगे देखेंगे कि चंबल, दामोदर, गंडक एवं रामगंगा में से वह नदी जो अपने भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने के लिए प्रसिद्ध है। तो आपकी दामोदर नदी। वह नदी जिसके ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारा जल प्रवाह मिलता है। तो लूनी नदी देखिए आपको ऊपरी जो इसका ऊपर का इलाका होगा वहाँ पर आपको मीठा, और दक्षिण में जाने के बाद में ये मतलब कि आगे बहते जैसे राजस्थान में जिस तरीके से बढ़ती चली जाएगी तो इसका जल जो है लवणतापूर्ण होता चला जाएगा, तो खारा हो जाएगा। अध्यारोपित नदी का उदाहरण है कौन सी? चंबल नदी। संकोच नदी सीमा बनाती है, तो असम और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है कौन सी? संकोच नदी। आगे बात करेंगे कि पार्वती, लूणी, माही और जवाई में से वह नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलेगी, खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो ये चर्चा हो रही है माही नदी की। किशनगंगा एक सहायक नदी है किसकी? झेलम की।
मुंबई की मीठी नदी जिस झील से निकलती है, तो कहाँ से निकलती है आपकी विहार झील से। महानंदा, सोन, रामगंगा एवं गंडक में से वह नदी जिसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, तो सबसे सर्वाधिक किसका है इनमें से जल ग्रहण क्षेत्र? सोन का। ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी एवं सिंधु में से भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपकी गंगा नदी। भारत में जो चंद्रा और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती हैं? तो लाहौल घाटी हिमाचल प्रदेश में बहती हैं चंद्रा और भागा। बराकर, इंद्रावती, जमुनिया, बारकी में से कौन दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इंद्रावती जो है नहीं है इसकी सहायक नदी। अगला क्वेश्चन जो है मैचिंग का है, हम लोग देख लेते हैं। तो बिस्ट दोआब किसको कहा जाता है? तो देखिए आप नाम से ही बिस्ट यानी कि ब्यास और सतलज को मिलाकर किसको बोला जाता है? बिस्ट दोआब। और बारी किसका है? तो आपको बा से आपको ब्यास याद रखना है, री से आपको क्या याद रखना है? री से याद रखना है रावी, तो रावी तथा ब्यास। और रचना, रा से रावी और चा से आपकी हो गई चिनाब। तो इस तरीके से नाम दिए हुए हैं। तो रावी और चिनाब के मध्य का जो दोआब है उसको बोलते हैं रचना दोआब। चाज, यहाँ पे चिनाब और झेलम जो है इसके दोआब को बोलते हैं चाज। तो आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही करेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे नदियों के किनारे स्थित नगर प्रमुख है, वहाँ से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।